इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का जो आपके अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है उसमें 70 में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना एग्जाम बाद आपको पछताना पड़ेगा। इसमें जो हम आपको पेपर बताने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है जो आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा और एग्जाम खत्म होने के बाद आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया वो एज इट इज हमारे पेपर के अंदर सेम के सेम छपे थे। तो इसलिए सभी जिलों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 70 में 70 लाने का टारगेट है। इस वीडियो को पूरा देख कर जाना और उसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो बताया वही आया। तो सीधा चलते हैं पेपर की तरफ। तो ये आपका पेपर है, इस पेपर को पूरा अच्छे से करना है, एक एक प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे और सारे प्रश्न का आपको याद करके जाना है। बस वीडियो को 2-3 बार देखो, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जब पेपर देने जाओगे उसके बाद कमेंट करना कि आया कि नहीं आया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सब कमेंट करोगे कि सर पेपर में जो आपने बताया वो प्रश्न छपे, और सभी जिलों के लिए आपके प्रश्न छपेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है सभी बच्चे बच्चे को पता है, 373 केल्विन। ठीक है, तो 373 केल्विन इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखें आप, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है। तो दूध से क्रीम पृथक करते हैं, अलग करते हैं दूध से क्रीम, तो वो कौन सी विधि होती है? तो अपकेंद्रीय विधि। कौन सी होती है? अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, तो इसमें दूसरा वाला आपके राइट हो जाएगा। तीसरा देखें आप, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी होती है? तो वो होती है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। आगे देखें आप, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक सबको पता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, आगे देखें आप, वेग में परिवर्तन की दर को खाली स्थान कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर आपके त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। ठीक है, त्वरण आपके कहलाती है। आगे देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के खाली स्थान के बराबर होता है। तो किसी भी वस्तु पर जब कार्य करते हैं तो वो बल और विस्थापन के बराबर होता है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसके? गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कमरे के ताप पर पारा खाली स्थान अवस्था में होता है। तो कमरे के ताप पर जो पारा होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? तो वो आपके द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.02, और एक और दो आप लगाना चाहो तो लगा दो, इंटू 1023। तो ये आपके आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का आपको प्रश्न दिया गया है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2-2 अंक के। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? तो देखें इसका उत्तर। तो ये आपके 90 का उत्तर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 यानी C12 के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु में निहित पदार्थ की मात्रा। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा, परफेक्ट उत्तर, जिसमें पूरे अंक आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं एवं क्यों? सारे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, बार बार पूछा गया है, और क्यों कहते हैं ये भी बताना है। तो देखें इसका तो यहाँ ऐसे उत्तर आप स्टार्ट करेंगे। माइक्रोकोन्डिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं। माइक्रोकोन्डिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो एटीपी के रूप में एकत्रित होते हैं। अतः माइक्रोकोन्डिया को कोशिका का शक्ति गृह अर्थात ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर कहते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है, फ्लोएम के घटक एवं कार्य लिखिए। तो फ्लोएम के घटक और कार्य दोनों बताने हैं। तो देखें, तो ऐसे आप उत्तर लिखेंगे। छाती कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, छलनी नलिकाएं, सीव्स टफ्ट्स, बास्ट फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, और फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण रूप से तैयार खाद्य सामग्री को पत्तियों से भंडारण अंगों तक और बाद में भंडारण अंगों से पौधों के शरीर के बढ़ते क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपको लिखना है। आगे देख, अगला प्रश्न आपको दिया है,
प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं? बार बार पूछा गया सवाल है प्रतिरक्षीकरण। तो देखें आप, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षीकरण का। जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। आपको देखो शब्द में ही समझ में आ रहा होगा, प्रतिरक्षा करना, ठीक है, प्रतिरक्षीकरण। और प्रतिरक्षा पौष्टिक आहार से भी प्राप्त की जाती है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन करना है। तो 350 केल्विन को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन करना है और 573 केल्विन को भी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस कर दोगे आप 273 केल्विन, ठीक है। जब आप ये माइनस कर दोगे तो 77 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा उत्तर, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए 573 के अंदर 273 केल्विन जब आप माइनस करेंगे तो आपको 300 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है ना। 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये आपके सेल्सियस इकाई में परिवर्तन हो गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखें अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? 1000 बार पूछा गया सवाल है, याद रख लेना। सारे ही सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, एक एक सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किन्हीं दो ऊर्ध्वपातित पदार्थों के उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर देख, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे द्रव में और ठंडा करने पर फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। यानी ये ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया किसी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधा किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, ठीक है ना। और ठंडा करने पर सीधा ठोस में वापस परिवर्तित हो जाता है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप कपूर देख सकते हैं और नेप्थलीन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे द्रव नहीं आपको गैस करना है, ठीक है ना, ठीक है, गैस। तो गैसीय जो अवस्था होती है उसमें सीधा ये गर्म करने पर ठोस से गैस में हो जाता है ये परिवर्तन, और फिर गैस से वापस ठंडा करने पर ठोस अवस्था में वापस परिवर्तन हो जाता है। इसमें कपूर और नेपथिन, नेपथलीन हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। विस्थापन और वेग, ये भी इतनी बार पूछा जाता है, कभी अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये परिभाषा याद रख लो दोनों की, तो आपको अंतर भी वैसे ही लिख दोगे आप। तो देखें इसका उत्तर। तो ऐसे आप डालेंगे टॉपिक विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। एक सदिश राशि है जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इसे विस्थापन का परिणाम उन दो बिंदुओं के मध्य की निम्नतम दूरी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने आपके लिए चित्र भी रखा है, बहुत आसान है, इससे आप समझ जाएंगे। ये तो आपकी दूरी हो गई, ठीक है ना, ये जो है ये पूरी दूरी हो गई एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की, ठीक है। विस्थापन यानी जो कम से कम आपके जो डिस्टेंस है वो विस्थापन हो जाएगा। ये जैसे ये हो गया तो ये विस्थापन हो गया। आगे देखते हैं वेग की परिभाषा। किसी वस्तु का वेग निर्देश तंत्र में उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर होती है और ये समय का फलन होती है। तो इस तरीके से आप वेग को भी परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। तो जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु है उसको h ऊंचाई तक हम उठा रहे हैं, ठीक है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु पड़ी हुई है उसको h ऊंचाई तक यानी यहाँ तक हम ऊपर उठा रहे हैं, तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी हमें गणना करनी है। तो देखें इसका उत्तर। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि के तल से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तब इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर m इंटू जी इंटू एच, एम जी एच, ठीक है, ये होगा। यानी कार्य जो किया जा रहा है, मास यानी जो आपका द्रव्यमान है, ग्रेविटी भी आपके लगेगी, गुरुत्वाकर्षण और ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए भूमि तक से h ऊंचाई पर किसी m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में अंतर लिखिए। मोस्ट, ठीक है, ये सारे ही वैसे मोस्ट है, मोस्ट का भी मोस्ट है ये।
कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में अंतर बताना है। तो देखें इनका अंतर, ये दोनों जो अंतर वाले थे, विस्थापन और वेग, और कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, ये इतनी बार पूछे जाते हैं जिसकी हद ही नहीं है। ठीक है, हर जिले में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। जब बस की छत पर सामान को रखा जाता है तो जड़त्व के नियम अनुसार सामान अपनी स्थिर अवस्था में रहता है। ठीक है, जड़त्व का नियम है वो क्या कहता है, यानी जड़त्व का नियम मतलब जो आपके न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम ही रहेगी, और वो अगर गतिज अवस्था में है यानी वो गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी जब तक बाह्य रोक ना लगे जाए, कोई बाधा ऑब्स्टिकल ना लगी जाए। ठीक है, तो जड़त्व के नियम अनुसार सामान अपने स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन जब बस चलती है या रुकती है तो सामान आगे या पीछे गिरने की संभावना बन जाती है, जिस कारण सामान को रस्सी से बांधा जाता है। तो ये आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि राजस्थान के हर जिले के अंदर अलग समय पर अलग अलग पेपर आपके हो रहे हैं, यानी किसी जिले में कोई पेपर पहले हो गया है तो किसी जिले में कोई विषय का पेपर बाद में हो रहा है। तो इसका आप फायदा ले सकते हैं क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। तो 6350459046, ठीक है, ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं इसको ए सर नाम से आप सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आप हमें मैसेज कर दें अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट और अपना जिला, डिस्ट्रिक्ट जो आपका जिला है, वो तीनों का नाम लिखकर आप अपने जो पेपर हो चुके हैं आपके, वो सारे पेपर आप भेज सकते हैं, जिससे उसके फोटो जब आप खींच के भेज देंगे तो वो दूसरे बच्चों का अगर किसी जिले में वो पेपर नहीं हुआ है तो उनको उस पेपर से फायदा हो जाएगा और आपको उस पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके कोई पेपर नहीं हुआ है आपके ज़िले में और किसी और ज़िले में हो चुका है तो वो पेपर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, इस नंबर पर आप मैसेज कर दें। और बाकी आपको भी अपना जो भी पेपर हो चुका है वो अपने ज़िले का नाम लिखकर, अपनी क्लास सब्जेक्ट का नाम लिखकर आपको भेज देना है, जिससे दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। और बाकी का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर आप सब कमेंट करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।